हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज मैं आपके लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 4 लेकर आई हूँ। अब तक हमने पार्ट थर्ड में, सेकंड में और फर्स्ट में एल्केन, एल्कीन और अल्काइन पढ़ लिया। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में कौन से आएंगे वो पढ़ लिया हमने, संतृप्त और असंतृप्त में। आज हम जो है कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें H2 और N2 मैंने एग्जांपल लिए हुए हैं। इनकी संरचना, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो देखिए। पहले हम हाइड्रोजन बना लेते हैं, बीच में ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है, परमाणु संख्या उसकी 8 होती है। आपने 9th क्लास में पढ़ा है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे वाले में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अभी तक हमने पढ़ा है कि दूसरा जो शेल होता है उसमें पूरे भरने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसलिए ये 2 जो है बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। पहले हम इसके इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम? 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे इसके। ये 6 इलेक्ट्रॉन हम लिख लेते हैं। सबसे आखिरी वाले कक्षक के इलेक्ट्रॉन, शेल के इलेक्ट्रॉन हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। बगल में इसके हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो हमें पता है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। पहले वाले कक्षक जहाँ 2 होने चाहिए वहां उसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का हम 1 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसका हो गया। दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। और दोनों जो है अपने, ये वाला अपना 2 ऐसे पूरे कर लेगा, ये हाइड्रोजन अपने 2 ऐसे पूरे कर लेगा, और बीच वाला जो ऑक्सीजन है वो अपने 8 पूरे कर लेगा इस तरह से। तो ऑक्सीजन के जो है वो 8 पूरे हो जाएंगे, इस हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे, इसके 2 पूरे हो जाएंगे। तो जब भी हमें संरचना बनानी है तो जिस भी एलिमेंट, तत्व के संरचना हम बना रहे हैं उसके आखिरी शेल में, कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है वो हमें लिखने होते हैं। जब तक उसको हम नहीं लिखेंगे तब तक हमारी संरचना सही नहीं बनेगी। अगला हमारा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर जो है वो 7 होता है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने भी आपको बताई है कि जब तक हमें बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी नॉलेज नहीं होगी तब तक हम उसके स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, चाहे वो कोई भी एलिमेंट क्यों ना हो। अब हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन के लास्ट वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 को हम लिखेंगे 2 और 5। जो आखिरी वाला शेल है उसमें, ये देखिए ये वाला शेल है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन और हो जाएंगे तो ये 8 बन जाएगा, पूरा भर जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे? 2n है तो हम 2n लिख लेंगे पहले इस तरह से। दोनों n के आखिरी वाले 5 इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे हम। ये देखिए, आपको याद आ रहा होगा मैंने कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी बताया था आपको, डबल बॉन्ड भी बताया था और ट्रिपल बॉन्ड भी बताया था। N2 जो है इसमें हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा दोनों नाइट्रोजन के बीच में। एक नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रखे, दूसरे नाइट्रोजन भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिए, और इस तरह से जो है दोनों नाइट्रोजन ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। जो बीच में रखे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जब हम काउंट करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है दोनों नाइट्रोजन के लिए काउंट होंगे, क्योंकि हमेशा बीच में पड़े रहते हैं। जब इस नाइट्रोजन को जरूरत होती है तो ये भी काम में ले लेता है, जब इसको जरूरत होती है तो ये भी काम में ले लेता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, किस तरह से हमें स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन करनी है। हमारा अगला टॉपिक है एलेट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपरूप। कार्बन के जो है प्रकृति में 3 रूप में हमें दिखाई देता है। मैंने अपने पहले की वीडियोस में बताया था और आपने सुना भी होगा। पहला जो है आपको देखने को मिलता है जनरली वो है ग्रेफाइट, जो पेंसिल की नोक में काम आता है, पेंसिल बनाने के काम आता है। दूसरा जो है डायमंड, हीरा, जो गहनों के काम आता है बनाने के लिए। और तीसरा जो है उसको फुलरिन बोलते हैं। पूरा नाम जो है बकमिंस्टर फुलरिन होता है। इसका आकार एक गेंद की तरह होता है, बच्चों की खेलने वाली गेंद आती है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने देखा हो, जब उसको ऊपर फेंकते हैं तो वो फूल जाती है, फूल के बड़ी हो जाती है, जैसे ही वो नीचे आती है फिर छोटी हो जाती है। इनकी शेप देखिए। ग्रेफाइट जो है उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, परतों के रूप में होता है। ये एक परत हो गई, ये दूसरी परत हो गई, इस तरह से दोनों के बीच में गैप होता है। एक परत जो होती है वह दूसरी परत के ऊपर आसानी से स्लिप कर सकती है, आसानी से ऊपर रगड़ी जा सकती है। इसीलिए ग्रेफाइट को जो है हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में, स्नेहक के रूप में काम में लेते हैं। गाड़ियों और मोटर वाहनों में, बड़ी बड़ी मोटरों में इसको ग्रीस की जगह भी कभी कभी काम में लिया जाता है। डायमंड आपको पता है गहनों में काम में आता है। फुलरिन जो है इसके अंदर C60 वाला जो कार्बन होता है, जिसमें 60 कार्बन तक होते हैं, उसको हम बकमिंस्टर फुलरिन कहते हैं। डायमंड का आकार देख लीजिए, इस तरह का शेप होता है इसका। आपके कोर्स में डिटेल में शेप नहीं है। हेक्सागोनल, षटकोणीय शेप होता है इसका। कार्बन और हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट होते हैं। बकमिंस्टर फुलरिन आपको मैंने बता ही दिया, एक गेंद के आकार का होता है। ऐसे गेंद जिसमें 60 कार्बन होते हैं और ऊपर फेंकने पे जो बड़ी हो जाती है और नीचे आने पे छोटी हो जाती है, उससे तुलना हम इसकी कर सकते हैं। अगला है जो अपन ने अभी तक पढ़ा है, अलग अलग यौगिक पढ़े हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, और साथ में उसके फंक्शनल ग्रुप लगे हुए जो हमने पढ़े हैं, अलग अलग कंपाउंड जो हमने पढ़े हैं, फंक्शनल ग्रुप लगे हुए।
उनके स्ट्रक्चर एग्जाम में आते हैं तो हम किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक अम्ल। जहां नाम आएगा एसिड वहां हमें पता है कि आखिरी में हमें COOH लगाना है। इथ माने बताया था मैंने आपको, 2 कार्बन वाले यौगिक को, 2 कार्बन वाले कंपाउंड को हम इथ बोलते हैं। तो 2 कार्बन बना लीजिए आप, जिसमें से एक कार्बन जो ये वाला भी होगा, ये लिख दिया हमने। दूसरा कार्बन जो है इसके साथ हम, पता है इसके 4 बॉन्ड होंगे, एक तो यहाँ काम में आ गया, बाकी बचे हुए 3 जो हैं हाइड्रोजन लगा देंगे। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम, ये हमारा इथेनोइक एसिड है। इसको मैंने एक जगह लिख दिया CH3 को, और ये COH आगे जो है ये आगे लिखा हुआ है। इथेनोइक अम्ल अगर आता है आपको एग्जाम में तो आपको इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। अगला हमारा है ब्रोमोपेंटेन। पहले हम ढूंढेंगे कार्बन की संख्या जो है कौन सा शब्द बता रहा है। ये वाला शब्द जो है ये कार्बन की संख्या बता रहा है हमें, कार्बन के नंबर बता रहा है हमें। पेंटेन मीन्स 5 कार्बन बना लेंगे हम। इसके बाद में ब्रोमो बोला है। जब मैंने आपको क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में बताया था तो मैंने कहा था आपसे ये कि ब्रोमीन को जब आगे लिखेंगे तो उसको ब्रोमीन न लिखकर उसको ब्रोमो लिखेंगे। Br को ब्रोमीन कहते हैं, और शुरू में लिखते हैं इसके नाम को तो ब्रोमो लिखा जाता है। एक कहीं भी आपकी मर्जी है, ब्रोमीन लगा दीजिए। ये मैंने यहाँ लगा दिया ब्रोमीन। अब कार्बन जो है उसकी वैलेंसी पूरी कर दीजिए आप। इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ गया, 3 बच गए तो 3 यहाँ हाइड्रोजन लग जाएंगे। बड़ी क्लासेस में आपको हाइड्रोजन लगे हुए नहीं दिखाई देंगे। अगर यहाँ कुछ नहीं लगा इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ गए, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ गए तो 1 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इस लास्ट वाले कार्बन के हैं यहाँ 3 हाइड्रोजन इसके लग जाएंगे। तो ये हमारा ब्रोमोपेंटेन इस तरह से लिखा जाएगा। अगला जो है ब्यूटेनॉन है। सबसे पहला जो है हमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वो काउंट करने हैं, वो हमें ये शब्द बताएगा कितने कार्बन है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन बना लेंगे पहले हम। फिर इसके बाद में ONE लगा हुआ है लास्ट में। ONE जो है इस समूह को बोलते हैं, ये हमारा ONE होता है। जब भी इस चीज को हम लगाएंगे कहीं भी, इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि एक कार्बन जो है ब्यूट के 4 कार्बन है उसमें से एक कार्बन ये वाला भी है, और ये ग्रुप जो है हमेशा बीच में लगेगा, कभी कोने में नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों साइड देखो ये खाली है इसके। तो किसी भी एक कार्बन को ये बना दिया मैंने, ये लो, ये वाला जो कार्बन बनाया था मैंने इस तरह से बना दिया। ये समूह जो है हमेशा बीच में लगेगा, ये ग्रुप हमेशा बीच में लगता है, आखिरी में नहीं लगेगा, ये हमेशा बीच में लगेगा। ये कीटोनिक ग्रुप है, हमें पता है। ONE जो है वो कीटोन के लिए लगता है, कीटोन ग्रुप है ये। कार्बोनिल ग्रुप बाद में बड़ी क्लासेस में आपको कार्बोनिल के नाम से पढ़ने को मिलेगा। ये 4 कार्बन थे, अब इसके हाइड्रोजन लगा दीजिए आप। इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ गया, 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इस कार्बन को ध्यान से देखेंगे, इसको एक यहाँ काम में आ गए, एक यहाँ आ गया और 2 यहाँ काम में आ गए, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन काम में आ गया, इसके 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा प्रोपेनॉल। प्रोप माने 3 कार्बन, 3 कार्बन बना लेंगे हम। लास्ट में इसके ओल लगा हुआ है, ओल जो है OH के लिए लगता है, यहाँ आखिरी में हम OH लगा देंगे और इनके हाइड्रोजन पूरे कर देंगे। इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ रहा है, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, इसके 2 काम में आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे और इसके भी 2 लग जाएंगे। ये हमारा प्रोपेनॉल हो गया। नेक्स्ट है हेक्सेनॉल। हेक्स माने 6 कार्बन, तो पहले 6 कार्बन लिख लेंगे हम। आखिरी में एल लगा हुआ है, एल जो है इस समूह के लिए आता है, एल्डिहाइड के लिए आता है एल। जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहले के 2 वीडियोस देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। एल्डिहाइड वाला कार्बन जो है हेक्स के 6 कार्बन में काउंट होगा, तो इस कार्बन को अपन CH2 कर देंगे और बाकी जो है इनके हाइड्रोजन लगा देंगे। इस तरह से कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उसके हिसाब से हम इनके हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद कर रही हूँ बच्चों आप बाकी के एग्जाम्पल्स जो है बुक में या कहीं और से आपको मिलेंगे वो समझ में आ जाएंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अब जो है आपको फॉर्मूला दे दिया गया है, इसका नाम बताना है आपको। ऊपर वाले में आपको नाम बताया गया था, उसको लिख के दिखाना, उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर लिख के दिखाना था, और नीचे वाले में आपको संरचना स्ट्रक्चर बना दी है और उसका नाम बताना है आपको। तो नाम कैसे बताएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन जो है दोनों फॉर्म में आता है, एक एक क्वेश्चन जो है मस्ट है, जरूर आएगा इसमें। कार्बन काउंट करें, इसके 1 2 2 कार्बन वाले को हम बोलते हैं इथ। इथ लिख लिया। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, अगर आपको डाउट है तो इसको खोल के लिख लीजिए। आप खोल के लिखने पे आपको ज्यादा आसानी होगी। CC लिख लिया। ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये वाला, ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में नहीं है, ये हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में ही होगा। इसके 3 H लगा दिए मैंने, ये
इस तरह से। इस कार्बन के 2 H हैं, ये 2 H लगा दिए मैंने, और लास्ट में Br लगा हुआ है, ये Br लगा दिया। जहां भी ब्रोमो या क्लोरो ग्रुप लगेगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। 2 कार्बन है तो इथ लिखेंगे, ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है इसलिए इसको, ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है इसलिए इसको ब्रोमो के रूप में सामने लिखेंगे, तो हमारा नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। इथ के बाद में मैंने ANE इसलिए लगाया है क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो ये ENE हो जाता। अगला देखिए, एक ही कार्बन है, एक कार्बन को हम मैथ कहते हैं, ये मैथ लिख दिया मैंने। इसमें एक समूह दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये हमारा CHO समूह है, एल्डिहाइड वाला समूह है। ये एल्डिहाइड वाले जब नाम देते हैं हम उसके लास्ट में Al लिखते हैं, तो इसके नाम में मिथ है। कार्बन जो है इस वाले डबल बॉन्ड को हमें नहीं देखना है, एक कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। जब हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को डिस्कस किया था उसमें बताया था मैंने कि सिंगल बॉन्ड वाला जो होता है उसमें पहला सदस्य जो होता है वो मीथेन होता है, और डबल बॉन्ड वाला जो होता है उसका पहला सदस्य जो है इथीन होता है। इथीन इसलिए होता है क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए हमें कम से कम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बिना नहीं बनेगा, तो हमें सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड देखने, ये वाला डबल बॉन्ड हमें नहीं देखना है। अगर आप ये वाला बॉन्ड देखकर इसका नाम गड़बड़ कर देंगे तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा आंसर। ये वाला जो है एल्डिहाइड का है, एक कार्बन दिख रहा है इसमें तो मैथ लगा दिया हमने। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्योंकि एक ही कार्बन है तो हमें दिखाई नहीं देगा इसलिए हम एन लगा देंगे। लास्ट में हमें एल लगाना है तो हमारा नाम हो जाएगा मेथेनॉल। ये हमारा इसका नाम है मेथेनॉल। हिंदी में भी नाम वही रहेगा जो इंग्लिश में है, सिर्फ लिखना उसको हिंदी में पड़ेगा आपको। अगला देखिए, कार्बन काउंट कीजिए, इसके 5 कार्बन है, पेंट लगेगा। 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें लास्ट में YNE लगाना है, ये हमारा हो गया पेंटाइन। YNE मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में इस पूरी चेन के अंदर हमें एक ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE हमें लगाना ही पड़ेगा। अगला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन के रासायनिक गुण, कौन कौन से गुण दिखाता है। पहला जो है उसका कंबशन है, मतलब जलना। आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में साहब, जब कार्बन जो है जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है, प्रदूषण का कारण बनती है। फर्स्ट चैप्टर में आपने ऑक्सीडेशन के बारे में, ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ा होगा। किसी भी चीज के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर का ऑक्सीजन के जुड़ने को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, या फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। हम एक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है उसके मिलके जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये मैंने CH4 लिखा है, मीथेन लिखा है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। इसको हम जलाएंगे, जिस भी कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होगा जब उसको जलाएंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलेगी ही निकलेगी, और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल भी निकलेगा इसमें से। हीट और लाइट, रोशनी और ऊर्जा। कंबशन जो है वो आप जला के भी देख सकते हैं अगर आपके पास 2 तरह के कंपाउंड है। पहला हमने पढ़ा था सैचुरेटेड, संतृप्त कंपाउंड, और दूसरा हमने पढ़ा था अनसैचुरेटेड। इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है, उनको हम जला के उनके बीच में डिफरेंस पता कर सकते हैं। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले दोनों आते हैं। जब इनको हम जलाएंगे, जलाने पे हम देखेंगे कि एक जो है बिल्कुल साफ फ्लेम के साथ जल रहा है, जैसे गैस जलती है घर में, आपने रोटी बनाते वक्त मम्मी को देखा होगा गैस को, उसमें जब जैसे जिस प्रकार से गैस जलती है अगर उस तरह से उसमें लौ निकल रही है, आग निकल रही है, तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। और अगर जिस प्रकार से आपने कहीं कचरे को जलते हुए देखा होगा या टायर को जलते हुए देखा होगा, उस तरह की काली काली उसमें फ्लेम निकल रही है, तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। आपको अगर 2 कंपाउंड दे दिए गए, एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है, और आप जला के कैसे पता करेंगे, तो उन दोनों को जलाने पर जिसमें क्लियर फ्लेम, बिल्कुल साफ फ्लेम दिखेगी, वो सैचुरेटेड हो जाएगा, और जिसमें बिल्कुल ब्लैक ब्लैक फ्लेम दिखेगी, सैचुरेटेड कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड आते हैं। अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में आप कंबशन के बिहाफ पे कैसे डिफरेंस करेंगे, तो आप लिख सकते हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड जो है उनको जब बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो क्लियर फ्लेम बिल्कुल साफ ज्वाला के साथ जलेंगे, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो एक सूटी फ्लेम देंगे। शब्द आता है सूटी फ्लेम, काली काली, जिस तरह से हम रबर के टायर को जलाते हैं उस तरह की अगर उसमें धुआं निकलता है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और जिस प्रकार से खाना बनाते वक्त मम्मी गैस को जलाती है और गैस में से लौ निकलती है, अगर उस तरह की निकल रही है तो सैचुरेटेड कंपाउंड है। गैस की जो बर्नर होता है
उसमें आपने छोटे छोटे छेद देखे होंगे। वो छोटे छोटे छेद इसीलिए हैं ताकि उसके अंदर से ऑक्सीजन गैस जा सके और आपका जो मीथेन है, सिलेंडर में मीथेन गैस भरी होती है। मीथेन जो है वो उस ऑक्सीजन के साथ में मिलकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो अपन ने हीट लिखा है, ये हीट जो है इससे आपकी रोटियां बनती हैं और लाइट आपको दिखाई देती है। कभी कभी आपको लगता है कि आपके बर्तन काले हो रहे हैं। वो काले बर्तन तब होते हैं जब आपके गैस के छेद जो है बंद हो जाते हैं। उस समय उसको जलने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और वो बर्तन नीचे से काला हो जाता है। कोल और पेट्रोलियम जो है उसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर होता है। नाइट्रोजन और सल्फर जब हम उसको जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ में तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो हवा में जाने के बाद में प्रदूषण, पॉल्यूशन क्रिएट करती है। एक चीज और आपको यहाँ ध्यान रखने लायक है कि जो फ्लेम है, लौ जो है, ज्वाला जो है वो कब निकलती है? जब कोई गैस जलती है तो उस समय ज्वाला निकलती है, लौ निकलती है। लेकिन अगर कोयला, कोल और पेट्रोलियम जिसको हम बोलते हैं, कोयला अगर जलता है तो शुरू शुरू में जो है उसमें से हमें ज्वाला जो है, फ्लेम निकलती हुई दिखाई देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है बिल्कुल आपको रेड हॉट दिखाई देगा, लाल लाल अंगारे चमकते हुए दिखाई देंगे। ये आप अंगीठी में देख सकते हैं इस तरह का प्रोसेस। अगर गैस है तभी हमको बहुत देर तक उसमें ज्वाला दिखाई देगी, जैसे आपके गैस के स्टोव में दिखाई देती है। खाना बनाते वक्त मम्मी इसको काम में लेती हैं। अगला जो है इसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है हाइड्रोकार्बन्स की, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन की, वो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। थोड़ा सा ऑक्सीकरण जो है मैंने आपको ऊपर बताया था, किसी भी चीज में ऑक्सीजन के मिलने को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। डिटेल में जो है आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे। ये कार्बन जो है उनका ऑक्सीडेशन जो है वो आसानी से हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इस एरो के द्वारा उसको दिखाया जाता है। एरो का मतलब है कि ये ऊपर की तरफ जा रही है। आपने फर्स्ट चैप्टर में अल्कोहल भी पढ़ा है, अभी आपने दोबारा पढ़ लिया। अल्कोहल हमें इसे कहते हैं C2H5OH, 2 कार्बन वाला है, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। ये भी जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा और हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा जो है हमारे दोनों रूप में हो सकती है। ये हीट के रूप में भी हो सकती है, ये लाइट रोशनी के रूप में भी हो सकती है। दोनों ही प्रकार की ऊर्जा है। ये हमारा इथेनॉल है, 2 कार्बन वाले को हम इथेनॉल कहते हैं। 2 कार्बन है इसमें, इसलिए इथेनॉल है। कोई भी कार्बन जिसके अंदर प्रेजेंट है, अगर वो कंपाउंड बर्न होता है तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर मिलता है और एनर्जी उसमें रिलीज होती है। और कुछ एजेंट्स जो है, जैसे मैंने इथेनॉल का आपको एग्जांपल दिया था, इसमें जो है ये सारा प्रोसेस जो है, ये ऑक्सीजन जो है बाहर से नहीं आएगी। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ये ऑक्सीजन देते हैं, जो इथेनॉल के साथ में रिएक्ट कर सके। ऐसे केमिकल्स जो ऑक्सीजन देते हैं उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो KMnO4 जो है, जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं, ये हमारा एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये यहाँ देखिए O4 दिख रहा है अपने को, 4 ऑक्सीजन है इसके पास में। ये 4 ऑक्सीजन जो है उसमें से 2 जो है ये इस इथेनॉल को दे देगा और वो CO2 और वाटर में चेंज हो जाएगा। हम बात कर रहे थे कोल और पेट्रोलियम की। जब बात हमारी कोल और पेट्रोलियम की आई गई है तो कैसे बनते हैं आपको बता देती हूँ। हजारों करोड़ों साल पहले जो पेड़ पौधे और जीव जंतु थे पृथ्वी के ऊपर, कुछ ऐसा हुआ कि भूकंप बोल सकते हैं आपको, या फिर कोई ऐसी नेचुरल क्लैमिटी आई जिससे सारे पेड़ पौधे जो है और जीव जंतु जो हैं वो पृथ्वी के नीचे चले गए। पृथ्वी के नीचे जाने के बाद में जो पेड़ पौधे थे, क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी के अंदर जो है बहुत हाई टेम्परेचर है, पेड़ पौधे जो थे वो कोल में कन्वर्ट हो गए, कोयले में, और जीव जंतु थे उनसे पेट्रोलियम बन गए। अगला जो है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो है एडिशन, जुड़ना। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है। फर्स्ट कंबशन हो गया था, सेकंड मैंने ऑक्सीडेशन बता दिया आपको, डिटेल में आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और थर्ड जो है वो एडिशन, योग बोलते हैं हिंदी में, जुड़ना। कुछ भी कैसे जुड़ेगा ये देखिए। हमने सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड भी पढ़े हैं, हमने डबल और ट्रिपल बॉन्ड के कंपाउंड भी पढ़े हैं। जब हम सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, जिसको हम एल्केन कहते हैं, जब इसकी हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन ने यहाँ बनाने के लिए बॉन्ड काम में ले लिया और 3 इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस तरह से देख लेंगे हम इसको। ये कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाहर वाले शेल में। एल्केन की बात कर रही हूँ। अब क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी है, 4 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ काम में आ गया, यहाँ काम में आ गया, यहाँ काम में आ गया, यहाँ काम में आ गया। अगर कुछ जोड़ते हैं इसके अंदर, हम जोड़ने का मतलब है इसमें हाइड्रोजन जोड़ना, क्लोरीन जोड़ना, ब्रोमीन जोड़ना, या कुछ भी है, कुछ ऐसा एलिमेंट जोड़ना अगर हम चाहते हैं तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है जोड़ने की। इसमें तो हटकर ही लगेगा। एक हाइड्रोजन हट जाएगा, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, सारे हट जाएंगे। हटने के बाद ही ये चीजें यहाँ पे लग सकती हैं। ये हम बात कर रहे हैं एल्केन की, क्योंकि इसमें कार्बन की चारों वैलेंसी जो है
कार्बन ने अपनी पूरी कर रखी हैं, एक इस कार्बन के साथ में और 3 हाइड्रोजन के साथ में। अगर कुछ लगेगा तो वो हाइड्रोजन को हटाकर ही लगेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एल्कीन की डबल बॉन्ड वाले, देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन हमारे इस कार्बन पे लगे हुए हैं। अब यहाँ मान लीजिए हम हाइड्रोजन इसमें ऐड करना चाहते हैं, 2 हाइड्रोजन हम ऐड करना चाहते हैं, H2 लिख दिया मैंने। तो यहाँ गुंजाइश है, ये वाला बॉन्ड जो है ये बॉन्ड टूट सकता है। इस बॉन्ड में हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये रहा, और इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब जो हाइड्रोजन आएगा एक यहाँ लग जाएगा और एक यहाँ लग जाएगा और इसकी शक्ल जो है इस तरह की बन जाएगी। इसको हम फिर इस तरह से लिखेंगे। ये देखिए बीच वाला बॉन्ड तो मैंने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद में एक हाइड्रोजन जो है इस तरफ लगा दिया, एक हाइड्रोजन मैंने इस तरफ लगा दिया, दोनों तरफ 3-3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और ये वाली चीज जो है बिल्कुल हमारी इस वाले एल्केन की तरह है जिसका नाम इथेन था। 2 कार्बन वाले को हम इथेन बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है इसके बीच में, इसलिए मैंने लास्ट में ANE लगाया है। ये वाला सिंगल बॉन्ड है, ANE लगेगा लास्ट में। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। तो हमने देखा कि इसका नाम इथीन था क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड था। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, इसका नाम इथीन था। लेकिन जैसे ही हमने 2 हाइड्रोजन जोड़े, एक बॉन्ड बीच वाला डबल बॉन्ड टूट गया और उसके इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन ने, एक ने यहाँ और एक ने यहाँ काम में लेकर नया बॉन्ड बना लिया, नया बंध बना लिया। ऐसे ही जो है ट्रिपल बॉन्ड में भी होता है, वहां भी गुंजाइश है। जब मैंने बताया था आपको एल्कीन और अल्काइन, तो मैंने आपसे कहा था आप वीडियो को या पॉज करके या सेकंड पार्ट को दोबारा देखकर, थर्ड पार्ट को दोबारा देखकर आप पता कर सकते हैं कि किस तरह से वहां मैडम ने बताया था आपको। ट्रिपल बॉन्ड देखिए, ये ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ गए, इस कार्बन के भी आ गए और इसके भी आ गए। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो वहां मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, इसमें भी हाइड्रोजन लगा दिया। इसकी स्ट्रक्चर जो है पहले पढ़ चुके हैं अपन लोग, दोबारा नहीं पढ़ेंगे डिटेल में। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये 2 बॉन्ड जो हैं जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, 2 इस कार्बन के 2 इस कार्बन के, वो ये वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा दोनों, और ये वाला कार्बन यहाँ से वापस ले लेगा। तो ये कार्बन क्या बनेगा देखिए, एक बॉन्ड बीच में बन गया, अपने इलेक्ट्रॉन इन्होंने वापस ले लिए, एक इसने यहाँ रख लिया, एक यहाँ रख लिया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, ये रे अपने दोनों यहाँ रख लिए। इस कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, ये रे इसने भी अपने यहाँ रख लिए। अब इसके अंदर जो है कितने हाइड्रोजन आके जुड़ेंगे बच्चों, इसके अंदर जुड़ेंगे 4 हाइड्रोजन। एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा। 4 हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे। जो हाइड्रोजन आएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा और एक एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सह संयोजक बंध यहाँ बना लेगा। अब एक चीज अगर आपने नोटिस करी है तो देखा होगा आपने, इथीन जो था, या हम कह सकते हैं एल्कीन जो था, एल्कीन जब एल्केन में बदला, ये देखो इथीन जो है इथेन में बदला, तो हमें कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट हुई। एल्कीन जब एल्केन में बदला तो हमें 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि हमें कितने बॉन्ड तोड़ने थे, एक ही बॉन्ड तोड़ने थे। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब हमने एल्काइन को एल्केन में बदला, ये देखिए ये भी एल्केन बन गया है। जब हमने, ये एल्काइन था हमारा, जब हमने एल्काइन को एल्केन में बदला तो हमें कितने हाइड्रोजन काम आए हमारे। जब हमने एल्काइन को एल्केन में कन्वर्ट किया तो हमारे 4 हाइड्रोजन हमारे काम में आए। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए 2 हाइड्रोजन काम में आते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए 4 हाइड्रोजन काम में आते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए कितने हाइड्रोजन काम में आते हैं, तो क्या आंसर आपका होगा, क्योंकि आपको एक बॉन्ड तोड़ना है, एक बॉन्ड के लिए मतलब 2 हाइड्रोजन। तो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए 2 हाइड्रोजन काम में आते हैं। अगर 3 बॉन्ड हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ने पर डबल बॉन्ड बन जाता है, तो इसका उल्टा देखिए, 3 बॉन्ड थे, हमने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए तो डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन निकाल लिए हमने, तो क्या बन जाएगा हमारा, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए तो डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड में से 2 हाइड्रोजन हमने निकाल लिए तो हमारा ट्रिपल बॉन्ड बन गया। जब निकालेंगे तो बॉन्ड की संख्या बढ़ जाएगी, नंबर बढ़ जाएगा, और जब ऐड करेंगे तो बॉन्ड का नंबर घट जाएगा, कम हो जाएगा। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। थैंक यू बच्चों।